अस्सलाम वालेकुम। आप बात करते हैं कि अगली नशिस्त के साथ। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद सजाद। आज की हमारी मेहमान शख्सियत मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। 2010 में नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से पास आउट हुए फाइन आर्ट्स में। मेजर उनका पेंटिंग था, लेकिन मैं जिस उनके शौक से जानता हूँ, शुरू से ही कॉमिक आर्ट्स में अपनी एक्सपर्टीज को पॉलिश करना चाहते थे। और आज भी वो कॉमिक्स आर्ट्स में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्लस आर्ट्स की बहुत सारी और भी डोमेन्स में काम कर रहे हैं, जिसमें डिजिटल आर्ट्स है, इलस्ट्रेशन है, कैरेक्टर डिज़ाइन है, एनिमेशन है। और आज इकरा यूनिवर्सिटी में एज ए लेक्चरर है फैशन डिज़ाइन और मीडिया स्टडीज़ पे। उसके अलावा विजिटिंग लेक्चर भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में अपनी सर्विसेज दे चुके हैं। वेलकम करते हैं मोहम्मद उमर का। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। खुश आमदीद। अब बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। उमर से हम जानेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में कि कैसे इनका सफ़र शुरू हुआ, कहाँ से ज़िंदगी की इंस्पिरेशन आई, और जो आर्ट्स में आना चाहा नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में, इनका सफ़र कैसा रहा। और आज खुद भी एक टीचर है, तो उनसे उनकी ज़ुबानी जानेंगे। उमर, जैसे सबसे सवाल होता है, आर्ट्स में कैसे आना हुआ, कुछ आप बताएं। जैसे सबसे सवाल होता है वैसा ही मेरा जवाब भी है। मेरा जवाब कोई अलग सा नहीं है, वही यूजुअल जवाब है मेरा कि बचपन से ही ड्राइंग का शौक था। कुछ ड्रॉ करता था, फैमिली वाले खुश होते थे, तालियां बजाते थे कि बच्चा बहुत अच्छा, उसने बहुत अच्छी ड्राइंग की है। फैमिली में भी पता था कि जी उमर है ड्राइंग करता है। किसी ने कुछ पोर्ट्रेट वगैरह बनवाना हो, कोई छोटा मोटा काम, प्रैक्टिकल कॉपियां बहुत बनवाई मेरे से लोगों ने। तो हाथ में पेंसिल थी और कागज था और काम चल रहा था। तो बस फिर जब बड़े हुए, तो फिर जब फील्ड डिसाइड करने का टाइम आया, तो उस वक्त दो ही फील्ड होते थे, इंजीनियरिंग या मेडिकल, लड़कों के लिए। और ये मैं बहुत पुराने दौर की बात कर रहा हूँ। तो अब जाहिर है मैं साइंस का बंदा नहीं हूँ, मैं अभी भी नहीं हूँ, ना पहले था। तो मैंने सोचा वो फील्ड अडॉप्ट करते हैं जिसमें थोड़ा बहुत चलो इंसान नंबर ले ले। मैंने बायो ले ली, यानी प्री मेडिकल अडॉप्ट कर लिया, बिकॉज ड्राइंग बहुत अच्छी थी। आई यूज्ड टू मेमोराइज ड्राइंग्स। और बायो में आपने अगर ड्राइंग मेमोराइज कर ली, रेस्पिरेटरी सिस्टम की ड्राइंग मेमोराइज कर ली, तो इम्तिहान क्लियर। मैथ्स में मैं बहुत वीक था और हूँ अभी भी, 2+2=4, बस इससे आगे नहीं। तो बस ये जब चक्कर चला सारा, तो फैमिली में एक दो तरह के लोग होते हैं, एक अच्छे वाले अंकल होते हैं, एक बुरे वाले अंकल होते हैं। जो अच्छे वाले अंकल होते हैं वो कहते हैं बच्चे को आर्ट कॉलेज भेजें, जो बुरे वाले होते हैं कहते हैं बीबीए करो। तो डेफिनेटली मैं बीबीए का बंदा नहीं था, यानी कि जब जहाँ पे मैथ्स में मैं वीक था बहुत ज्यादा, तो मैंने बीबीए क्या करना था। बहरहाल अच्छा टाइम, अच्छी बात ये हुई कि मेरे पेरेंट्स ने सुन ली। उन्होंने कहा चलें ठीक है, आप ना इसे एक चांस देते हैं। अगर ये आर्ट कॉलेज में हो गया, जो कि उन दिनों बहुत मुश्किल था होना, कहते थे कि मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना, आर्मी में दाखिला लेना और आर्ट्स कॉलेज में दाखिला लेना एक बराबर है। तो उसमें फिर ट्राई की और अल्लाह का शुक्र हुआ कि हो गए। बस फिर आगे लाइफ चल निकली एज एन आर्टिस्ट। सही। वही जैसे आपने बताया कि बचपन से शौक था, जैसे नॉर्मली हमारे यहाँ लेकिन अच्छी बात ये हुई आपके नसीब में कि पेरेंट्स ने उसको एक्नॉलेज किया, लेकिन आप एडमिशन भी आपका फाइन आर्ट्स में हो गया और आप उस पर कैरियर जी शुरुआत हो गई। जब आपने पेंटिंग एज ए मेजर लिया, उसको एज ए कैरियर की डिग्री के उसमें आपने एज ए मेजर लिया, शौक आपको जैसे कैरेक्टर मेकिंग, कॉमिक्स, जी, तो क्या लगता था कि मैं पेंटिंग उसको हेल्पफुल कर पाया, या जैसे आपने चूज किया कैरियर, तो आज भी जैसे आप जी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, काम करते रहे, फील्ड में काम कर रहे हैं, तो पेंटिंग मेजर चूज करने का क्या थी एक इंस्पिरेशन? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है और सारे सवाल ही बहुत अच्छे हैं। तो
पेंटिंग वाज द मोस्ट क्लोजेस्ट टू माय गोल। एग्जैक्टली वो नहीं था, लेकिन वो 4 मॉड्यूल से स्कल्पचर, मिनिएचर पेंटिंग, पेंटिंग एंड प्रिंट मेकिंग, उसमें जो मोस्ट क्लोजेस्ट था ना मेरे गोल्स के, वो पेंटिंग ही मुझे लगा। मैं कॉमिक आर्टिस्ट था या नहीं ये मुझे बाद में पता चला, लेकिन मुझे जैसा बच्चों को कहानियां पढ़ने का शौक होता है, कुछ बच्चों को शुरू से मूवी मेकिंग का शौक होता है, वो छोटा सा कैमरा खरीद के उसमें मूवी रिकॉर्ड करते हैं। मैं कॉमिक्स पढ़ा करता था, तब तक मुझे नहीं पता था कॉमिक आर्टिस्ट होता क्या है या इलस्ट्रेशन क्या होती है। ठीक है, ये वो दौर था। बल्कि आज भी जो लेमैन है, जिसे आर्ट से कोई ऐसा दिलचस्पी नहीं है, वो जब भी किसी को ड्रॉ करते देखेगा वो कहेगा कार्टून बना रहे हैं। ठीक है, कार्टून एक नाम था जी। तो तब मेरे बारे में यह था कि उमर बहुत अच्छा कार्टूनिस्ट है, मुझे परसीव कर लेता है और उसको पेपर पे उतार लेता है, और मुझे नहीं पता था कि इसको क्या नाम देते हैं कार्टूनिस्ट के अलावा। तो जब मैं आर्ट्स कॉलेज में एज अ स्टूडेंट था, तो तब ज़ाहिर रिसर्च की, थोड़ा सा जाना, चीज़ों को जाना, देखा दुनिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान से बाहर क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या चीज़ें नहीं हैं जो बाहर हो रही हैं। तब मुझे अंदाजा हुआ कि यार ये भी एक अलग फील्ड है, इलस्ट्रेशन। और आज का दौर देखें तो इलस्ट्रेशन ही इलस्ट्रेशन है हर तरफ। वो डिजिटल आर्ट्स आ गया उसमें, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी ये मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जब ग्राफिक टैबलेट्स नहीं होते थे। तो बहरहाल जब मैं मॉड्यूल अपना चूज करने का टाइम आया, तो फिर मुझे लगा कि यार पेंटिंग वो मॉड्यूल है जिसमें मैं खुल के खेल सकता हूँ। और हालांकि तब भी ये एक काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन थी कि यार ये नहीं सवाल ये पैदा हुआ कि पेंटर होता कौन है। क्या पेंटर वो होता है जो ऑयल या एक्रेलिक्स पकड़ के कैनवस पे पेंट करे, या पेंटर वो होता है जो कि किसी भी मतलब ड्राइंग और पेंटिंग और मिक्स मीडिया को पेंटिंग का नाम दे दे। तब ये एक बहस थी। तो बहरहाल मैंने कहा कि अगर पेंटिंग, मेरे कुछ सीनियर उस्ताद से मेरी मुलाकात हुई, लाहौर से आए थे, तो उन्होंने फिर जरा दिमाग थोड़ा सा मेरा वो उसमें आइडियाज डाले। उन्होंने जरा कहा कि यार पेंटिंग खाली इस चीज का नाम नहीं होती, तो तुम थोड़ा सा अपना विजन ब्रॉड करो। जब मैंने उस पर रिसर्च की, पता चला यार पेंटिंग वाकई खाली ऑयल पेंट और ब्रश से कैनवस पे काम करने का नाम है। हर वो चीज पेंटिंग है जो आप विजुअलाइज करते हैं, ठीक है, और उसे आप पेज पे ले आते हैं या आप उसे डिजिटल फॉर्म में ले आते हैं, कैनवस पे ले आते हैं। तो फिर मैंने सोचा यार फिर पेंटिंग को आप फर्स्ट स्टेप के तौर पे लें, उसे लेते हैं, और फिर आगे एक दफा ग्रेजुएट हो जाए ना, फिर जरा एक्सपेरिमेंट को और ज्यादा करते हैं, खुल के खेलते हैं। तो मैंने अपने आप को बहरहाल पेंटिंग में लेकर आया और मैंने एंजॉय भी किया, लेकिन खुल के खेलों में ग्रेजुएशन के बाद। तो ये आपने इनोवेशन स्टूडियोज में भी काम किया, एज अ स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट भी काम किया, इलस्ट्रेशंस आज भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुझे याद है आपने एक कॉमिक बुक भी बनाई थी, तो उसके बारे में बताइए कि वो भी क्या रील था, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद आपने काफी एक्सपेरिमेंटेशन अपनी फील्ड में की। हाँ जी। और फिर जाके आप कहीं एक टीचिंग के शोबे में आए, तो वो बीच का सफर है, वो हमारे कुछ व्यूअर्स को बताएं कि क्या क्या ट्रांजिशंस आए, कैसे आए। अच्छा, मैं शुरू करता हूँ टीचिंग से। उस समय मैं टाइमलाइन भी थोड़ी सी साथ साथ ना आपको बता दूंगा। टीचिंग में मैं बहुत पहले आ गया था, समझे ग्रेजुएशन के फौरन बाद आ गया था। एनिमेशन हाउसेस में मैं काम करना शुरू हो गया था स्टूडेंट लाइफ में ही। हर एक को पॉकेट मनी चाहिए होती है, तो मेरी भी फर्स्ट जॉब जो है वो एनिमेशन हाउस में एज एन आर्टिस्ट थी। और वहां पे चीजें पता चली कि यार खाली आर्टिस्ट नहीं होता, स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट अलग होता है, कैरेक्टर आर्टिस्ट अलग होता है, और एनिमेटर अलग होता है। तो मैं कैरेक्टर आर्टिस्ट था, और पाकिस्तान में स्टोरी बोर्ड का कंसेप्ट अब इतना नहीं था, तो मुझे स्टोरी बोर्ड भी बनवा लिया करते थे। वो बाद में मुझे पता चला ये फील्ड ही अलग है। तो शुरुआत मेरी उस तरह से हुई। मीनवाइल फिर मैं इत्तेफाकिया तौर पे समझ लें कि टीचिंग लाइन में आ गया। और टीचिंग लाइन में सब जानते हैं, आप से बेहतर कौन जानता होगा कि आप कभी भी एम के तहत नहीं आते कि यार मैंने टीचर बनना, आप बन जाते हैं बस टीचर। आपको पता चलता है कि आपकी टीचिंग कैपेबिलिटी अच्छी है और क्लिक भी कर जाता है। मैं शायद इससे थोड़ा सा डिफर भी करूंगा, शायद कि अगर मैं अपने आप को देखता हूँ तो मैं कहीं ना कहीं इसमें था कि मैं जो भी नॉलेज मेरे पास है, मेरी शुरू से रही है कि मैं उसको
1 2, तो वो मेरे ख्याल है टीचिंग एक अब तो शोर चलिए, भी है। ये तो जी बिल्कुल। हाँ, ये तो ठीक है, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वो भी एक चीज सिनारियो है। चले, मैं अपने इसको अपने केस तक रिस्ट्रिक्ट करता हूँ कि मुझे नहीं पता था कि मैं टीचर कैसा हूँ या मैं टीचिंग लाइन में कभी जाऊंगा। और मैंने बहुत पहले एक किसी मतलब सीनियर बंदे का एक कॉल सुना था कि अगर आपको कोई चीज सीखनी है ना, आप उसे पढ़ाना शुरू कर दो, वो आपको भी आ जाएगी और आप अगले को पढ़ा भी दोगे। तो ये एक वो चीज थी। खैर, उसकी मेरे ख्याल है क्लियर करता जो उसकी शायद एक मेजर वजह ये भी है कि टीचर स्टडी कर भी रहा होता है, सिर्फ जी, पढ़ा बिल्कुल। नहीं रहा होता, तो ऐसे साथ साथ चीजों को स्टडी भी कर रहा होता है। ऐसा ही तो वो मीन्स एक स्टूडेंट हमेशा रहता है, ऐसा ही सीखता रहता है, तो वो डेली लाइफ से भी सीख रहा है और इवन स्टूडेंट से सीख रहा होता है और वही चीज अप्लाई कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसा है। तो खैर, मेरा जो टीचिंग करियर था वो शुरू हो गया राइट आफ्टर ग्रेजुएशन, मतलब नॉट राइट आफ्टर बट 1 ईयर आफ्टर माय ग्रेजुएशन। और इंडस्ट्री में मेरा काम जो है वो साथ साथ चल रहा था। तो मेरे एक तरह से 2 पैरेलल करियर्स चल रहे थे, एज अ टीचर भी और एज एन आर्टिस्ट भी। तो अच्छा, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट और बड़ा फनी सा एक एलिमेंट भी है कि वो दौर हुआ था कि जब ना बहुत ज्यादा लड़के जो है ना वो फाइन आर्ट्स में नहीं आते थे, वो ग्रेजुएट नहीं करते थे, और अगर वो चले जाते थे फाइन आर्ट्स में तो जो वालदैन उन्होंने टेंशन पड़ जाती थी कमाएगा कैसे। तो मुझे तो मेरी अम्मा ने खुल के कह दिया कि मैं ना तुम्हें पेंटिंग्स बेच बेच के कमाता ना देखूं। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि लोग पेंटिंग्स बेच के कमाते नहीं थे, कमाते थे, लेकिन शायद एक बहुत टाइम के सक्सेसफुल बाद आर्टिस्ट और रिनाउंड आर्टिस्ट जिनका नाम दुनिया जानती है, फ्रेश ग्रेड के लिए ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। तो मेरे दिल में ये था यार कि डेस्क जॉब होनी चाहिए, ठीक है ना, आप टीचिंग में चले जाएं या आप कहीं डिजाइनर के तौर पे लग जाएं। तो मैंने फिर टीचिंग में जब गया तो मैंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ी नहीं, मैं साथ साथ ना एनिमेशन हाउस में पार्ट टाइम प्रोजेक्ट बेस्ड मैं काम करता रहा। उसी दौरान फिर डिफरेंट और आर्ट फॉर्म्स हैंडल करने का मौका मिला। स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट के तौर पे काम किया, कैरेक्टर एनिमेटर, कैरेक्टर डिजाइनर के तौर पे काम किया। मैंने कि इवन ग्राफिटी भी की, ठीक है, और हर वो आर्ट फॉर्म एक्सप्लोर की जो कि पाकिस्तान में बहुत कम है। अब तो खैर होगी है उस दौर में, आई एम टॉकिंग अबाउट 2009-10। तो इस तरह से मेरा एक्सपीरियंस भी बढ़ा और अल्लाह का शुक्र है कि फिर इत्तेफाक किया तौर पे जो आगे मुझे सब्जेक्ट्स मिलते गए वो भी इसी से रिलेटेड थे। यानी आगे मैंने वो सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जो मैंने खुद एज एन आर्ट स्टूडेंट नहीं पढ़े थे। फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टर डिजाइन मैंने पढ़ाया, मैंने बेसिक्स ऑफ एनिमेशन पढ़ाई, बेसिक्स ऑफ स्टोरी बोर्डिंग पढ़ाई, और ये सारे का सारा अल्लाह का शुक्र हुआ ये कि मेरे जो फील्ड में एक्सपीरियंस था उसकी वजह से मुझे लर्न करने का मौका मिला। सो ये है, मतलब दास्तान बड़ी लंबी है। हम यही तो जानना चाह रहे हैं कि कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, कैसे वक्त चेंज कर देता है, कभी हालात चेंज कर देते हैं। जैसे वही बात क्या सोचा पेंटिंग और आज अपनी डिग्री भी पेंटिंग में ली, और कहीं पे ये भी नहीं है कि आपने अगर डिग्री पेंटिंग में ली है तो आपने पेंटिंग ही सारी उम्र करनी। बिल्कुल ऐसा है। यहाँ पे मैं पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि जब से मैं ग्रेजुएट हुआ ना, मुझे मैंने ब्रश कभी भी ब्रश नहीं उठाया, ऑयल पेंट में डिप नहीं किया और मैंने कैनवस को टच नहीं किया, डेलिबरेटली नहीं, मौका ही नहीं मिला मुझे। लाइफ जो सिर्फ ले गई और एक्सपीरियंस जो सिर्फ ले गया, वो टोटल एक अलग ही आर्ट फॉर्म थी और वो ग्रो कर रही थी, मुसलसल ग्रो कर रही थी, अभी भी ग्रो कर रही है। और मैंने बल्कि अल्लाह का शुक्र है कि उस आर्ट फॉर्म को अडॉप्ट कर लिया। इसलिए मतलब नहीं है कि आप ऑयल पेंटिंग या आप जो ट्रेडिशनल पेंटिंग स्टाइल है वो ना करें, वो बेसिक है। बहुत सारे मुझसे स्टूडेंट सवाल करते हैं कि अगर हम डिजिटल आर्ट में अच्छे हैं तो हम क्यों ट्रेडिशनल आर्ट सीखें। भाई वो बेसिक है, वो आपके कंसेप्ट क्लियर करती है, वो कायदा है। आप कायदा पढ़े बगैर आप कैसे डायरेक्ट एक अदबी किताब पढ़ लेंगे। तो उसने मेरे कंसेप्ट जरूर क्लियर किया और हो सकता है कि उसकी वजह से ही मुझे पता चला हो कि यार वो आर्ट फॉर्म भी देखनी चाहिए कि क्या है क्या नहीं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप पढ़ें सब कुछ, उसके बाद फिर अपनी चॉइस देख लें कि आपने कहाँ जाना है और फिर उसमें उसे पकड़ी रखें। और मेरा ख्याल है कि जो आप ग्रेजुएशन और स्पेशल में इसमें, क्योंकि मैं खुद एनसीए में भी पढ़ा रहा हूँ, तो एनसीए का जो एक करिकुलम है वो जब फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आप कर रहे होते हैं तो उसमें यही एट द एंड आपने जो आप करना चाह रहे हो, अब प्रैक्टिस उसमें चाहे ट्रेडिशनल हो, मॉडर्न हो,
वो आप अप्रोच कोई भी रख सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। सफर के बारे में आपने जाना कि कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे पेंटिंग से अभी जो कॉमिक्स की तरफ और एनिमेशन की तरफ इनका सफर रहा। इसी दौरान आपने अर्निंग भी स्टार्ट कर दी, जो कि अपने पहले फ्रीलांसिंग और वो भी आप करते रह रहे थे। आप 2000 आपने ज्वाइन किया इकरा यूनिवर्सिटी रेगुलर, 2015 में आपने किया। बीच का सफर कितना कठिन था, जिसमें ऑब्वियसली एक जैसे मेन फैमिली के मेंबर होने के नाते जिसमें घर की जिम्मेदारी भी संभालनी होती है, तो क्या डिसीजंस, कैसे करियर में डिसीजंस लिए कि भाई मुझे घर भी चलाना, मुझे आर्ट को भी लाइव रखना, शौक जो कॉमिक्स का था उसको भी लाइव रखना। बिल्कुल। तो उस सारे स्ट्रगल के बारे में बताएं। अब ये आपने बहुत पुरानी बातें छेड़ दी हैं। वो स्ट्रगल बहुत लंबी है और बड़ी भी है और यूनिक नहीं है, क्योंकि और लोगों की भी इसी तरह की सिमिलर स्ट्रगल है। बस हर एक अपना अपना लेवल होता है स्ट्रगल का। मैं यहाँ पे मेंशन करता चलूँ कि आर्ट कॉलेज में मुझे ऐसी चुटकी बजा के दाखिला नहीं मिला, इतना आसान भी नहीं था और इतनी जल्दी पेरेंट्स माने भी नहीं, तो उन्हें कन्विंस करना पड़ा, मुझे कई लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ा जो मेरी फेवर में थे। वो बताते थे कि यार मतलब इस तरह की बातें कि देखें, अगर बच्चा अपनी मर्जी की पढ़ाई या फील्ड में नहीं जाएगा तो कल को आप तो खुश होंगे, वो खुश नहीं होगा और फिर वो मर मर के काम कर रहा होगा, मरे हुए मूड से काम कर रहा होगा। तो उससे बेहतर है आप उसे वो दिलाएं जो अपनी खुशी से करे। इस तरह के डायलॉग्स और बातें, ये सब कुछ मुझे करना पड़ा, एक्ट करना पड़ा। और मैं इनिशियली जब मैंने 12 जमातें कर ली, यानी FSC मैंने कर लिया, तो मैं एकदम से MCA में नहीं गया, मैंने मैथ कम्युनिकेशन में एडमिशन लिया। और मैथ कम्युनिकेशन में क्यों एडमिशन लिया, मैंने सोचा यार मैं देखें मैथ्स का बंदा नहीं हूँ और BBA का बंदा तो बिल्कुल भी नहीं, वो सब्जेक्ट भी मुझे बोर लगते। तो अगर मैं आर्टिस्ट नहीं बन पाता तो फिर मैं मैथ्स कॉम में एक्सप्रेस करूंगा, क्योंकि मेरा मकसद वही था कि यार मैं कम्युनिकेशन डिजाइन, मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, चाहे वो आर्ट की फॉर्म में हो, चाहे कुछ भी, चाहे बोल के हो। और फिर मुझे लगा यार चलो वो नहीं तो ये सही, अप टू सम एक्सटेंट। तो जब मेरा NC में एडमिशन हुआ था तब मैं ऑलरेडी 2 साल डिग्री कर चुका था मैथ्स कॉम की, और मैंने फिर अपनी वो डिग्री छोड़ी और मैंने कहा नहीं यार ये अब अगर डायरेक्टली मतलब टारगेट ही मिल रहा है तो फिर इसे अडॉप्ट कर लो। तो उसके बाद जब वो बीच वाले जो 4 साल है वो तो मेरे ख्याल से हर आर्ट स्टूडेंट के सेम ही होते हैं। उसमें फिर आप हंसते भी हैं, रोते भी हैं, और आपको कभी डायरेक्शन मिलती है, कभी नहीं मिलती, कभी आपको एहसास होता है कि आप गलत फील्ड में आ गए, यार ये मैंने क्या कर दिया। लेकिन फाइनली आप मरते मरते आप ग्रेजुएट कर जाते हैं, और जब ग्रेजुएट करते हैं तो फिर आपको एक और फिक्र सताना शुरू हो जाती है, यार ये कर दो, ये है मुझे जॉब कौन देगा। तो जहाँ मैंने आपको ये पॉइंट बताया था कि फिर मेरा टीचिंग करियर शुरू हो गया, तो एक मैंने अल्लाह का शुक्र किया, मैंने कहा चलो किसी ठिकाने तो लगे एटलीस्ट। तब तक हमें नहीं पता था कि हम यार टीचिंग अडॉप्ट तो कर लिया एज अ फील्ड, लेकिन हम क्या बोलने के काबिल भी हैं बच्चों के आगे, और बच्चे भी वो जो कि आर्ट के बच्चे, मतलब हम खुद जितने कन टूटे होते थे ना, बिगड़े रहते थे, बच्चे भी उसी तरह के, हमारी ही जनरेशन, तो फिर क्या उन्हें सिखाना, कैसे सिखाना, तो वो एक अलग चीज थी। और मीनवाइल फिर ये कहीं दिमाग में था यार कि नहीं, अगर खाली टीच करते रहना तो सॉरी टू से मैंने सुना है कि जंग लग जाएगा। अगर आप खाली टीच करते रहे तो आपको जंग लग जाएगा, ये मुझे सुनने को मिला कि नहीं तो अपने हाथ चलाते रहो, कुछ करते रहो। और हाथ चलाने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ बेचो, ये नहीं कि आपकी स्केच बुक पे कुछ ना कुछ हो, आप अगर स्कल्पटर हैं तो आप कुछ ना कुछ रोज बनाए, आप खाली टीचिंग करके घर आके सोना चाहिए। तो हमने इसे ना एज अ चैलेंज लिया, हमने कहा यार नहीं साथ साथ कुछ और करते हैं। फिर मैंने सोचा यार फिर व्हाई नॉट प्रॉपरली फिर एक फील्ड को साथ रखते हैं, और वो है इलस्ट्रेशन का। तब तक मुझे समझ भी आ गई थी कि व्हाट इज इलस्ट्रेशन, व्हाट इज कैरेक्टर डिजाइन, और इसमें मार्जिन क्या है, इसमें आगे मार्केट क्या है। और फिर वो सारी चीजें हुई मेरे साथ जो होती हैं, मैंने डस्ट भी खाई, मैंने धोखे भी खाए, मैंने मुफ्त में काम भी किया, और मैंने एक्सपीरियंस की खातिर और बहुत बड़ी कंपनीज के साथ भी काम किया और बहुत छोटी कंपनीज के साथ भी काम किया। ये तो आपने बहुत दुखती रखते हैं अपने हाथ जी फ्री में काम करना, इसमें बात करेंगे डिटेल में। और अभी मेरे पास ना
आजकल के दौर में काफी स्टूडेंट्स आते हैं कि सर हमें जॉब चाहिए, ठीक है तो हम कौन सी जॉब करें, तो मैं उनसे क्या कहता हूँ, जो मिले वो कर लो, पैसे आने चाहिए, जो मिले वो कर लो और नेवर वर्क फॉर फ्री, ठीक है ना। ठीक है, अगर आपको आपके उस्ताद जिन्होंने आपको सिखाया है वो आपको आपसे फ्री में काम करवाते हैं 100 दफा करो, लेकिन मार्केट में फ्री में काम नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे तो सबका बस चले वो आपसे मुफ्त में काम करवाते। तो ये हमें ना डजन खा खा के सीखा, और अभी भी हम फ्री में कर रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट के हमारा एटीट्यूड है फ्री में काम नहीं करना चाहिए, लेकिन मजदूरी जो इंडियन होता है ना वो भी उसके पैसे लगते हैं। तो ये चीज हमें मार्केट में रियलाइज हुई, तब तक थोड़ा सा हाथ बैठ चुका था डिजिटल आर्ट साइड पे, और अपनी वर्थ पता चलना शुरू हो गई थी यार के फाइन अगर मैं पेंटिंग नहीं कर रहा और कैनवस पे बड़ी बड़ी पेंटिंग्स नहीं बना रहा और मेरी क्लाइंटेल पेंटिंग वाली नहीं है, तो फिर मेरी क्लाइंटेल कहाँ पर है? तो फिर मैंने अपना नाम उसमें बनाना शुरू कर दिया। तो अल्लाह का शुक्र है, अब अगर मैं बड़े बोल ना बोलूं तो पिंडी इस्लामाबाद में लोगों को पता है कि कोई उमर है जो कि इलस्ट्रेटर है और डिजिटल आर्टिस्ट है, और कोई डिजिटल काम करवाना है तो उमर इज द पर्सन। तो काम करके अल्लाह का शुक्र है ये। छोटा अर्सा नहीं है जो स्ट्रगल का टाइम गुजरा और आपने उसको अचीव किया, और आप मतलब नाम है आप, और पिंडी इस्लामाबाद में पाकिस्तान का एक एसेट है, नो डाउट। क्योंकि मैं जानता हूँ आपको बड़े लंबे अरसे से, जी। तो मैं वही चाहूंगा कि व्यूअर को भी बताया जाए कि उमर उस दौर में हम इकट्ठे उस दौर से गुजरे हैं जब हमें ग्राफिक टैबलेट्स लेना एक बहुत मुश्किल, बहुत चैलेंजिंग काम था। थी नहीं और पता भी नहीं था एग्जैक्टली। तो उमर क्या वो टाइम था जब इलस्ट्रेशन, जैसे आपने बताया कि इलस्ट्रेशन को भी जैसे पहले कहीं बना करती थी लेकिन बहुत कम, वो कैरेक्टर कभी बनवा रहे वो भी कॉमिक्स के वे में, लेकिन एज ए फील्ड नहीं था वो। जी। तो वो भी कुछ बताएं कि कैसे पहली टैबलेट ली और कैसे वो एक कन्विंस किया। अच्छा, ये भी ना एक दिलचस्प एक सवाल है और इसके पीछे सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं। यहाँ पे बहुत मजे की बातें आपसे मैं शेयर करूंगा, शायद आपको उनसे डायरेक्टली ताल्लुक करके शायद क्या है। एक टीचर होते थे मेरे, अल्लाह की रहमत करे, हामिद दुरानी साहब। तो हामिद दुरानी साहब को ना कंप्यूटर से नफरत थी, ठीक है। तो वो कहते होते थे कि बंदा ऐसा काम करे कि आपको कंप्यूटर की जरूरत ना पड़े, ठीक है। और वो कंप्यूटर के बगैर, मतलब वो डिजाइनर थे और कंप्यूटर के बगैर डिजाइन करते थे। उनकी इंग्लिश कैलीग्राफी मैंने एक दफा देखी तो क्या लेवल था, मतलब। और डेफिनेटली जितने सीनियर वो थे, जिस तरह के वो थे, मैं तो समझता हूँ कि हमने काश उनसे और सीख पाते। खैर वो हमें एज अ टीचर मिले एनसीए में, तो उन्होंने हमें ये चीज सिखा दी कि आपने ना डिजाइन करते वक्त, चाहे वो कंप्यूटर एडिट डिजाइन हो और कंप्यूटर आपके पास ना हो, आपने ना अपने आप को मोहताज नहीं करना कंप्यूटर का। आपके सामने क्लाइंट अगर आके बैठा हुआ तो यू वोंट गो अराउंड रनिंग के यार वेट एक मिनट मैं कंप्यूटर अपना ले आऊं, ओहो चार्जिंग खत्म है, ओहो लाइट नहीं है। मैं आपको, आप पेज उठाएं, पेंसिल उठाएं, क्योंकि आपने सीखा तो इसी में, आप फौरन से पहले डिजाइन करके दिखा दें, चीज रफ ही दिखा दें, टाइम वेस्ट नहीं करना। तो शुरुआत मेरी ऐसी हुई जब मैं इलस्ट्रेशन में और उसमें आया कैरेक्टर डिजाइन में, तो डेफिनेटली ग्राफिक टैबलेट नहीं थी। पाकिस्तान में एक दो कंपनी थी शायद जिनके पास जो ग्राफिक टैबलेट्स इंपोर्ट करते थे, और ऑनेस्टली स्पीकिंग तब तक मुझे पता भी नहीं था ग्राफिक टैबलेट नाम की कोई चीज होती है, अगर होती है तो वो काम कैसे करती है और उसके लिए क्या चाहिए होता है। तो हम करते यही थे कि हमने जो पेज पे ड्रॉ किया उसे हम करते थे स्कैन करके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे लेकर आते थे और सॉफ्टवेयर पे उसकी नो प्लग सवारते थे। ये 3 स्टेप्स में होता था काम। बाद में ये पता चला कि यार ग्राफिक टैबलेट है, और उस दौर में फिर ज़ाहिर पैसे जोड़ने पड़े। अच्छा, यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कि मेरी अम्मी ने मेरी बहुत हेल्प की। तो शी वॉज वर्किंग वूमन, तो उन्होंने कहा कि तुम फिक्र ना करो, तुम्हें मैं ग्राफिक टैबलेट दिला देती हूँ। आज तक उसी पे काम कर रहा हूँ, बिकॉज नॉट बिकॉज के मेरे पास और भी है, लेकिन उससे जो मेरा इश्क है ना, मैं काम भी उसी पे कर रहा हूँ। उससे मैंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी निकाले, और वो आपको पता है ना, जिस तरह आप हैं, मैं, हम खाली ट्रेडिशनल आर्टिस्ट नहीं है, हम डिजिटल दौर में भी इन हैं। तो हमें पता है कि
इलेक्ट्रॉनिक की चीज एक ही दफा लेनी है हम्म, और अच्छी लेनी है। आप रोज रोज चेंज नहीं कर रहे होते अपना लैपटॉप। तो मैंने ग्राफिक टैबलेट एक ही दफा ली और अच्छी वाली ली, और दैट वाज बैक इन 2010। और बस उसके बाद फिर चल जब मैंने ग्राफिक टैबलेट ली तो मुझे पता चला यार मेरी तो 3 स्टेप्स की मेहनत कम हो गई, एक स्टेप पे बन गई। तो बस फिर एक दफा ली, तो फिर जब आपके पास वेपन आ जाए फिर आप शूट करते हैं। जी, तो वही आपने जाना कि कैसे वो सफर गुजरा और पहले टैबलेट ली, टैबलेट, ग्राफिक टैबलेट, उसके अलावा भी हमने तो बहुत टैबलेट्स दूसरी भी लेते थे। जी उमर, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस जैसे जैसे आपने सर हामिद दुरानी साहब का भी जिक्र किया, कंप्यूटर जस्ट एक टूल है, जी जी क्रिएटिविटी एक आर्ट स्टूडेंट की वो माइंड में, वो आपके माइंड में जी उसको उतारना है। वो अगर आप कंप्यूटर पे साउंड है, अपने टूल्स पे कमांड है, तो आप उसके थ्रू उतार लें। जी जी आप अपने मीडियम ट्रेडिशनल चाहे प्रैक्टिस के उसमें आपकी कमांड है तो उस पर लोग उतार रहे जी हैं, जी और बहुत सारे आर्टिस्ट उस तरह से भी काम कर रहे हैं, जी जी उस तरह से भी काम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स जो आज इस फील्ड में है, जो कि अब ये फील्ड अभी पढ़ाई जाती है, जी वो कैसा अभी चेंज देख रहे हैं? क्योंकि आपने जिस स्ट्रगल से वो सारा टाइम देखा और आज आसानियां हैं, जो कि अब दौर ही डिजिटल दौर चल रहा है, हर चीज डिजाइन भी हो रही है और डिजिटली हो रही है, और स्पेशली हम उसका भी जिक्र करेंगे जो आजकल एनएफटीज का दौर चल रहा है। जी जी तो आज का स्टूडेंट क्या देखते हैं कि 10-12 साल पहले के स्टूडेंट से क्या मुख्तलिफ है? बहुत मुख्तलिफ है, जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, यहाँ पे मैं वो टिपिकल बात नहीं करूंगा जो हमारे बाबे करते थे कि जी हमारा दौर अच्छा था, नहीं, हराने वाला दौर अच्छा था और आपको चेंजेस अडॉप्ट करने चाहिए। मैं इसके स्ट्रांगली हक में हूँ। आप पुरानी चीजें पकड़ के ना रखें, आप नई चीजों को सीखें, उन्हें अडॉप्ट करें, तो फिर आप भी मॉडर्न दौर के साथ साथ मॉडर्न होते जाएंगे। लेकिन जाहिर है जहाँ पे मॉडर्निटी आती है वहां पे थोड़ा सा लैक ऑफ हार्ड वर्क डेफिनेटली आता है। शायद वो टेक्नोलॉजी आसान कर देती है। देखें, टेक्नोलॉजी आसान बेशक करती है, लेकिन फिर भी वो अक्लमंद को पता होता है कि वो क्या चीजें करेगा तो वो ज्यादा बेहतर तौर पे काम कर सकेगा। फॉर एग्जाम्पल, आज भी आपको अगर कुछ लिखना हो तो आप मोबाइल पे टाइप करने से बेहतर समझेंगे कि डायरी में लिखना, क्योंकि जो पेज पेंसिल और आपके हाथ का कनेक्शन बनता है ना, वो शायद टिक टिक करने से उस तरह से नहीं होता। इसका ये मतलब नहीं है कि मोबाइल ने आपकी जिंदगी आसान नहीं की, मोबाइल ने आपकी जिंदगी आसान बिल्कुल की है, लेकिन समटाइम्स आप अपना मोबाइल चेक करना भूल जाते हैं, लेकिन आपको पता होता है आपकी डायरी पर्सन कहाँ पे पड़ी है। और इसे मैं शायद अल्फाज में एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि जो पेज पे जो आप लाइन लगाते हैं या कुछ लिखते हैं और वो जो आपको एक थेरेपी मिल रही होती है ना मेंटली, उस उसका जवाब ही नहीं। तो जो हार्ड वर्क की कमी का मैं बात कर रहा हूँ ना, वो ये है कि अगर मैं ये समझता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इसे इख्तिलाफ कर सकता है, कि अगर आप एक पेज पे अच्छा ड्रॉ नहीं कर सकते ना, फिर आपके हाथ कोई भी टूल दे तो आप नहीं अच्छा ड्रॉ कर सकते। तो अगर आपको अपने हाथ पे कमांड नहीं है और कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप अपने स्केचबुक पे वही चीज बना सकते जो कंप्यूटर तो एक टूल है, आपकी जिंदगी आसान की हुई है। आप मुश्किल काम करेंगे तो आसान काम कर ही लेंगे, और अगर आप आसान काम पहले सीखेंगे, ये वही वाला हिसाब है। मिसाल बड़ी अजीब से देने लगा हूं कि अगर आप तो ऑटोमेटिक गाड़ी पे सीखेंगे तो मैनुअल पे क्या करना है आपने। तो इट्स जस्ट लाइक दैट। तो आजकल का जो स्टूडेंट है वो अनफॉर्चुनेटली मैंने नोट किया कि ग्राफिक टैबलेट हो ना हो वो प्रैक्टिस छोड़ जाता है। ठीक है, बहुत कम ऐसे होते हैं जिनको मुझे शौक से लाके दिखाते हैं, सर ये मेरी स्केचबुक है और मेरे पास घर में इतना स्टैक पड़ा हुआ स्केचबुक का और मैं उसमें बनाता हूँ और ये आप देखें। डिजिटल काम करने के सारे शौकीन हैं, ठीक है, लेकिन उसमें भी बस खाली वो उसे एक टूल के तौर पे लिया हुआ, अपने आइडियाज को अपने ग्रो नहीं करना, और इन शॉर्ट रिसर्च की कमी है। अब इसमें मैं स्टूडेंट को पूरी तरह से ब्लेम दे भी नहीं रहा, क्योंकि दौर ऐसा है कि टाइम की कमी है, लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया, मेरा खुद कम हो गया है। कहाँ हम 3-3 घंटे बैठ के एक ड्राइंग किया करते थे, अब मैं कहता हूँ यार घंटे से ऊपर टाइम नहीं देना इस ड्राइंग को। तो ये अगर दौर का भी है और स्टूडेंट्स का भी है, क्या किया जाए इसमें।
बात हो रही थी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस की और मॉडर्न दौर की, तो हम ट्रेडिशंस को कंटिन्यू करेंगे। हमारी जो क्रिप्टो स्टूडियो की भी एक ट्रेडिशन है, हम अजीब बातें जो करेंगे उमर के साथ, वो चाय के कप के साथ करेंगे। तब तक आप भी अपनी चाय ले आए, अपना गर्म करके जाएँ और फिर आपको ब्रेक के बाद मिलेंगे। ब्रेक में आप उमर का काम भी देखेंगे जो अभी तक उन्होंने किया डिफरेंट टाइम उसमें स्टूडेंट लाइफ का काम और प्रोफेशनल सारा आप उसमें देखेंगे। तो मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी तो नाज़रीन, हम वापस आ गए हैं अपनी गर्मा गर्म चाय के साथ। उम्मीद है कि आप भी अपने मग्स उठा के ले आए होंगे। तो बाकी हम गर्मा गर्म बातें उमर से करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या उनके प्रोजेक्ट्स रहे, जैसे हमने पहले जिक्र किया था, लेकिन उस पर अभी थोड़ा सा और रोशनी डालेंगे कि जो उन्होंने अपनी एक बुक, कॉमिक बुक डिज़ाइन की और उसको लॉन्च किया, तो उसके बारे में हमें कुछ बताएं कि वो क्या जहन में आया कि इनिशिएट किया जाए, क्योंकि कॉमिक बुक्स हम हमेशा वेस्टर्न ही देखते आ रहे हैं। तो वो क्या एक पुश मिला आपको कि क्या सोचा कि ये करना चाहिए? सबसे पहले तो थैंक्स फॉर द टी इज रियली फैंटास्टिक। तो ये नॉन पॉलिटिकल एक है। जी बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल। क्यों, चाय फैंटास्टिक नहीं हो सकती? जी जी बिल्कुल है। और हम पाकिस्तानी भी। अच्छा, तो यार जो कॉमिक बुक है वो मैंने कोई एक नहीं बनाई, लेकिन जिसका सबसे ज्यादा मैंने प्रचार किया वो एक थी, और वो इसलिए एक थी कि उसके पीछे बहुत एक स्ट्रॉन्ग एम्बिशन था और एक ड्राइविंग फोर्स थी। उसे क्या बना वो मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन हुआ ये था कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो कि आर्मी बैकग्राउंड से हैं और बहुत अच्छे राइटर भी हैं। उन्होंने एक आइडिया कंसीव किया कि जो 16 दिसंबर का इंसिडेंट हुआ था एपीएस वाला, इसको विजुअल फॉर्म में लाया जाए। अब विजुअल फॉर्म में किस तरह से लाया जाए? कोई शॉर्ट मूवी बनाई जाए, कोई पोस्टर बनाया जाए, क्या किया जाए? ही इज ऑल्सो अ कॉमिक लवर जस्ट लाइक मी। तो बस जब वो कॉमिक लवर्स मिल बैठे तो आइडिया भी आ गया और डिसाइड भी हो गया कि कॉमिक बुक बनाई जाए। अच्छा, कॉमिक बुक बनाने के पीछे दो जो हमारे टारगेट्स थे ना वो थे, एक तो डेफिनेटली एपीएस वालों को खराज तहसीन पेश करना इन अ वेरी सटल वे, इन अ वेरी वेरी डेलिकेट वे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा नाजुक है। तो फूंक पे हमने कदम रखा, समझे। और दूसरा जो हमारा टारगेट था वो ये था कि यार हम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस तो करवाएं कि कॉमिक होता क्या है। तब मार्वल वाले इतना पॉपुलर नहीं हुए थे। अब तो मार्वल मूवीज ने दुनिया ही वसी कर दी है ना, उन्होंने बता दिया कॉमिक्स क्या होते हैं और कॉमिक कैरेक्टर्स पे ये भी हो सकता है। तो तब इतना नहीं था, अभी वो पॉपुलर हो रहे थे। तो हम फिर भी ना हम चाह रहे थे यार ये बैटमैन सुपरमैन से बच्चे निकले और जरा पाकिस्तानी फॉर्म ऑफ कॉमिक देखें। उसमें फिर हमने एपीएस वाले इंसिडेंट को चूज किया और एपीएस वाले इंसिडेंट को कॉमिक वे में पोर्ट्रे करना चूज किया। तो ये था कि हमारा पहला एक कमर्शियल कॉमिक, जिस कंपनी को हमने दिया बेदार कॉमिक्स के नाम से, उसे हमने नाम दिया ये, और जो कॉमिक था उसका नाम था जज्बा।
वो आपको इंशाल्लाह मैं दिखा भी दूंगा, प्रिंटेड कॉपी भी मेरे पास है और वो आपको पता चल जाएगा। मेरे पास तो आपकी साइन कॉपी भी पड़ी है। ओ जबरदस्त, आपने संभाल के रखी है, जबरदस्त। तो वो आप उसके बारे में ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, आपको कैसा लगा। तो जज्बा वाज द नेम, और वो एक कंसेप्चुअल कॉमिक था, क्योंकि पाकिस्तान में ना एक चीज जो आपने सबसे बेहतर नोट की होगी कि बात बिगड़ते देर नहीं लगती। हम्म, ठीक है ना, आपकी नीयत जैसी मत, बात बिगड़ देर नहीं लगी। वी वर सो वेरी मच केयरफुल अबाउट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड कॉमिक के हमने सोचा कि यार हमने ना इसमें ह्यूमन कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाना ही नहीं है, तो हमने ना जो ह्यूमन इमोशंस हैं उनको कैरेक्टराइज किया, जिसमें जुल्म है, जुल्म वाज द नेम ऑफ अ कैरेक्टर, जबर वाज द नेम ऑफ अ कैरेक्टर। इसके अलावा जो हीरो था उसका नाम था जज्बा, जज्बा इज ऑल्सो द नेम ऑफ अ कैरेक्टर। तो इस तरह के डिफरेंट ह्यूमन इमोशंस को हमने उसमें दिखाया, और जाहिर है बहसें भी हुई, लड़ाइयाँ भी हुई, इख्तलाफात भी हुए, लेकिन फाइनली वो प्रिंटेड कॉपी सामने आई फिर हमारी। उसके बाद फिर उसकी प्रमोशनल एक्टिविटी शुरू हुई, उसमें कुछ कामयाबी मिली, कुछ नहीं मिली, लेकिन हमारे माइलस्टोन्स में एक है कि यार हमने एक कॉमिक प्रोड्यूस किया था, फर्स्ट एवर कमर्शियल कॉमिक, दैट वाज फॉर सेल डेफिनेटली, और प्रॉपर एक कंपनी के बैनर तले, और दो लोगों की काबिश थी, और उसे बनाने में हमें तकरीबन 1.5 साल लग गया। एक कॉमिक जिसके तकरीबन 20 पेजेस होते हैं उसके बनाने में हमें 1.5 साल लग गया, और उसमें उसकी ड्राइंग, डिजाइनिंग से रिलेटेड जो, यानी जो चीज़ आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिलती है वो मेरा था। डायलॉग्स, यानी जो उसमें बबल बॉक्स में जो आते हैं, वो जो कॉमिक, वो क्या नाम है, डायलॉग बॉक्स जो होते हैं उनमें, और वो जो स्पीच बॉक्सेस होते हैं वो उसमें क्या लिखना है, कहाँ क्या आना है, राइटिंग एंड आइडिया वगैरह, वो मेरे दोस्त का। दिस इज हाउ इट वेंट। उस वक्त जब आपने लॉन्च की, मुझे अच्छी तरह याद है, तो उस वक्त की एप्रिसिएशन और आज जो दौर ही एक एनिमे और कैरेक्टर्स हर अब दूसरी वेस्ट में, तो बहुत ज़्यादा काम एनिमेशंस पे हो रहा है। तो हमारे यहाँ वो इंडस्ट्री क्यों नहीं ग्रो कर पा रही? नो डाउट पहले से बहुत हद तक ग्रो कर गई है, लेकिन क्यों वो अभी तक वो एक बैरियर्स हैं? क्या बताएंगे ऑडियंस को कि क्या ये एक्सपेंसिव है, टाइम टेकिंग है, टेक्नोलॉजिकली क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी, कि अगर कोई इसमें आना चाहे तो क्या उसके स्टेप्स हैं, कैसे उसमें आया जाए, इसका कैरियर कैसे किया जाए? आपके सवाल के पहले हिस्से का जवाब तो मेरे पास बहुत आसान जवाब है, और ये खाली मेरा जवाब नहीं है, ये डायलेमा भी है, और मुझे अंदर से दिल भी जलता है, और आप खुद भी माशाल्लाह अदब से ताल्लुक रखते हैं, तो आप इसको मानेंगी, मैं मनवाऊंगा। हमारा बच्चा बुक कल्चर से दूर है, पाकिस्तान में बुक कल्चर है ही नहीं। कॉमिक क्या है? इट्स अ फॉर्म ऑफ बुक। तो जब जिस मुल्क में बुक कल्चर होगा ही नहीं, वहां पे आगे तरक्की क्या खाक होनी। बाहर बच्चा जब नर्सरी में होता है तो उसे छोटी छोटी पॉकेट बुक्स कंपलसरी होती हैं उसके लिए, ग्रेड 1 में भी कंपलसरी होती हैं, स्कूल वाले रिकमेंड करते हैं कि ये आप अपने बच्चे को पढ़ाएं। उस तरह बच्चे को आदत पड़ती है कि प्रिंटेड फॉर्म में जो हमने सफ़े पलटने हैं उसमें स्टोरी पढ़नी है, लेफ्ट पे इलस्ट्रेशन होगी, राइट पे स्टोरी होगी, हमने इस तरह से देखना है। वो बुक कल्चर से वाकिफ हो चुका हुआ होता है, और जब वो बड़ा होता है तो वो रिसर्च में सबसे पहले बुक पे जाता है, फिर बाद में इंटरनेट पे जाता है। खैर इंटरनेट ने काम आसान कर दिया, लेकिन इंटरनेट पे भी ऑडियो बुक्स, पीडीएफ फॉर्म में भी बुक्स, और ये बुक्स हैं, बट ई बुक्स हैं, बट बुक्स की फॉर्म है। आपको खुद बहुत अच्छी तरह से पता है कि आर्ट के जितने रेफरेंसेस बुक्स में मिलते थे वो इंटरनेट पे आज भी नहीं मिलते। तो जिस मुल्क में बुक कल्चर उस तरह से है ही नहीं, हैरानी की बात यह है कि जितने बुक फेयर्स होते हैं उसमें अवाम बहुत बेतहाशा तादाद में पहुंची होती है, लेकिन आई डोंट नो वो फिर ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा था। इसमें फिर अब आगे और बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि किताबें महंगी भी हैं, खैर यानी वो एक अलग टॉपिक है। कॉमिक भी बुक की ही एक फॉर्म है यार। तो अगर बुक कल्चर नहीं है तो हम कहाँ एडवांस लेवल की चीज बच्चों को इंट्रोड्यूस करा पाएंगे। अब आके थैंक्स टू द इंटरनेट एंड द मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बच्चा चलो मूवीज के सहारे ही सही, तो उसे पता है कि कॉमिक बुक्स होते क्या हैं, कि जो मैं मूवी देख रहा हूँ ये इस मूवी पे कॉमिक कैरेक्टर बना था और जो छपा था। आप खुद बताएं कितने आपने आपके सर्कल में नॉन कार्टूनिस्ट हैं, फेमस कार्टूनिस्ट हैं, मैक्सिम साहब हैं और भी, ठीक है ना, ये एक एज अ कार्टूनिस्ट पहचाने जाते हैं। इनकी कोई आज तक बुक छपी, कार्टून बुक शायद कुछ छपी हो एक आध, लाइफ में शायद एक आध छपी हो,
बाहर जो मामूली सा एक आर्टिस्ट होता है ना, वो अपनी कोई बुक्स छपवा चुका होता है, पर वो सब पोर्टफोलियो होता है, जी ठीक है, और वहां पे वो सस्ता भी है। हम्म, बाहर बुक्स सस्ती हैं तो बच्चा पढ़ता है, जी यहाँ पे जो चीज महंगी होगी उसे उतना ही, बिल्कुल। हाँ, वो पुश बैक किया जाएगा। यहाँ पे सस्ती सिर्फ खामोशी। तो बस यही है। अ, काफी दुख भरी चीजें हमने डिस्कस करना शुरू कर दी, जो कि हमारे अब मुल्क का ये में भी है। जी जी लेकिन वही बात कि हमने अपना रोल प्ले करना है इसको बेहतर करने में, जो कि उमर जैसे टीचर्स जी। इंडिविजुअल्स बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, और अपने हम्म। कैरियर्स के थ्रू, अपने शौक के थ्रू इन फील्ड्स को उसको ग्रूम कर रहे हैं। बल्कि सजाद, आपके सवाल का दूसरा पार्ट रह ही गया, क्योंकि मैं हमेशा, अभी मुझे ख्याल आया कि मैं आपकी बात का आधा जवाब देता हूँ। तो अब बच्चे अगर इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं तो उसे आना कैसे चाहिए? आजकल तो बहुत आसान है। अच्छा, एक चीज है कि जिस तरह यूके यूएस में ना कॉमिक बुक स्टोर्स होते हैं, वहां पे आप जाएं तो वहां पे अपनी पॉकेट मनी से आप कॉमिक्स खरीद सकते हैं और उसे खरीद के पढ़ सकते हैं। और फिर आप, जिस तरह हम बचपन में इमरान सीरीज पढ़ा करते थे, एक बंदे ने खरीद ली, वो आगे फिर डोनेट करेगा, ठीक है ना? तो इस तरह से वो, उसका हमें पता है, बिकॉज हमने वो पढ़ी नहीं है। उमरो यार की कहानियां पढ़ी, टार्जन की कहानियां पढ़ी हैं बुक की फॉर्म में। तो कोई ऐसे भी बच्चे थे जो गिने चिढ़ थी किताब पढ़ने से, तो हमने पढ़ी, हमें पता है उसका। वहां पे कॉमिक बुक स्टोर सिंस 50-60s चल रहे हैं, ठीक है, जब वो 4 कलर प्रिंटिंग होती थी, ऑफसेट प्रिंटिंग। तो अब तो खैर बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी उनके पास आ गई है। तो वहां पे बुक कल्चर उस तरह से है, कॉमिक बुक स्टोर्स हैं। पाकिस्तान में अभी भी नहीं है, और मुझे कोई चांस नजर नहीं आता यहाँ कॉमिक बुक स्टोर्स कहीं हो, नहीं है नजर आता। जिन्होंने बनाए हुए हैं ना, वो इतना कॉस्टली बेच रहे हैं कि मतलब कोई हाल ही नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही इसका ऑप्शन बचा है कि आप डिजिटल साइट पर आ जाए। डिजिटल कॉमिक्स डाउनलोड भी हो सकते हैं, वहां से आप वो आपको वाकफियत हो जाएगी कि कॉमिक्स हैं क्या, उस पर क्या क्या काम हो रहा है, और हर चीज इंटरनेट पे मौजूद है। आप अगर मूवी डाउनलोड करके इंटरनेट पे देख सकते हैं, तो आप कॉमिक बुक्स और इलस्ट्रेशन बुक्स और इस तरह की चीजें डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। आजकल तो ये हाल है कि हर आर्टिस्ट, चाहे वो सीनियर हो जूनियर हो, वो अपना एक पोर्टफोलियो ऑनलाइन रखता है, जो कि पीडीएफ फॉर्म में भी आता है, और वो आप एज अ पीडीएफ बुक डाउनलोड कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट। हम लकीली अब उस दौर में हैं कि अब आप ये बहाना नहीं कर सकते कि भाई मैं किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हूँ तो मेरे तक रिसोर्सेज नहीं पहुंच सकते। आप कोशिश करें, आप तक रिसोर्सेज भी पहुंचेंगे, और आप चाहें तो उसे प्रैक्टिस कर दें। ऑनलाइन कोर्सेज हैं, दर्जनों और चीजें हैं, क्या कुछ नहीं हो सकता। बात वही है कि तरीके आप इरादा करें तो रास्ते बनते चले जाते हैं, और रास्ते जैसे उन्होंने भी अपने कैरियर का बताया कि रास्ते बनते चले गए। आज उमर टीचिंग के शोबे से हैं और पढ़ा रहे हैं, तो उमर जो आज आपका डेजिग्नेशन है, आप फैशन इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, फैशन एडमिनिस्ट्रेशन भी आप करा रहे हैं, तो वो कितना डिफर है इस फील्ड से। और प्लस जो आज का दौर चल रहा है एनएफटीज का दौर, जी जी, हम उसका लाजमी बात करेंगे कि डेफिनेटली कितना फर्क है। हम मीन सिर्फ डिजिटल, हर चीज डिजिटल होने जा रही है और है आजकल, लेकिन हर चीज में फर्क भी है जी, ठीक है। तो वो फर्क उमर एक्सप्लेन करें कि एनएफटी क्या है, इलस्ट्रेशन क्या है, और कॉमिक्स में क्या क्या छोटी छोटी चीजें डिफर करती हैं। अच्छा, ये काफी सारे डिफरेंट सवाल हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि वन बाय वन सबका जवाब दे दूं इन अ वेरी शॉर्ट वे। सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में जो आर्ट फॉर्म है, डिजिटल आर्ट फॉर्म, वो किस किस तरह की अभी तक इवॉल्व हुई हुई है, और मैं उसमें किस तरह का काम कर रहा हूँ, और मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, उसको मैं थोड़ा सा मिक्सअप करके आपको बताता हूँ। इलस्ट्रेशन और डिजिटल आर्ट अब आके पाकिस्तान में ग्रो करना शुरू हुआ है, ठीक है। ये नहीं कि अगर कोई बच्चा ग्रेजुएट होता है और वो मुझे कहता है कि यार मुझे जॉब करनी है, और मुझे जॉब करनी है जिसमें मैं आर्ट करूं, तो मैं उसे कहूंगा चल ठीक है, तुझे मैं ना किसी इलस्ट्रेशन हाउस में भर्ती करवा देता हूँ, और वहां से वो कमाना भी शुरू कर देगा। अब आके ऐसा है, और इलस्ट्रेशन हाउसेस मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ इलस्ट्रेशन हाउसेस की कमी भी है। पिंडी इस्लामाबाद में गिन के कोई 3-4 है, लाहौर कराची में शायद ज्यादा होंगे। इसके अलावा मुझे कोई ऐसा एनिमेशन हाउस या इलस्ट्रेशन, एनिमेशन हाउस को छोड़े, इलस्ट्रेशन हाउस नहीं मिलता जिसमें बच्चा एग्जैक्टली वही डिजिटल आर्ट को करे जो मैं, जिसका मुझे शौक था या मैंने करना शुरू किया। तो इसकी पढ़ाई कहीं भी नहीं।
इसकी पढ़ाई ऐसे ही है कि आप अपने फील्ड से मोस्ट क्लोजेस्ट चीज पकड़ते हो, उसमें एक्सपेरिमेंट करते हो और उसके बाद फिर आप मार्केट में निकलते हो और आपको मार्केट सिखा ही देती है। प्लस प्रोफेशनल जैसे आप हैं, प्लस और जो इस फील्ड में ट्रेन हो चुके जी हैं, जी उनसे आप ट्रेनिंग लें। और बिल्कुल ऐसा ही है। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि अगर कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आप माशाल्लाह स्कल्प्टर हैं बहुत अच्छे, तो लेकिन पाकिस्तान में स्कल्पटरिंग के तौर पे, इफ आई एम यूजिंग द राइट वर्ड, स्कल्पचर के तौर पे जो बुत साजी है वो कहाँ हो रही है? नहीं, कहीं भी नहीं। जो स्कल्पचर वाले मतलब जिस तरह बाहर आप जाएंगे, कोई फाउंटेन लगा होगा, उस पर कोई ब्यूटीफुल सा स्कल्पचर बना होगा और डेफिनेटली किसी आर्टिस्ट ने बनाया होगा। यहाँ पे उस तरह का सीन नहीं है कहीं भी। यहाँ पे मैक्सिमम जो स्कल्पचर है वो आप किसी भी हाउसिंग अथॉरिटी के सामने घोड़े लगे होते हैं, ठीक है ना, एक वही चीज है। तो यहाँ पे जो अब जो स्कल्पटर है, स्कल्पचर बनाने वाला, वो आ जाएगा इंटीरियर डिजाइन की तरफ, वो अपने फील्ड को शिफ्ट कर लेगा वक्त के साथ साथ, लेकिन उसकी बेसिक्स वही रहेंगे। तो यहाँ पे एक तो चक्कर ये है कि चाहे आपका फील्ड कोई भी हो, आपने इलस्ट्रेशन साइड पर जब आना है तो आप अपने फील्ड से सिर्फ गाइडेंस लेंगे और फिर आपने खुद सीखना मार्केट में निकल के, ठीक है। उसके लिए ग्राफिक टैबलेट मैंने जस्ट एक एग्जांपल दी ना, उस और भी बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। ये तो एप्स आ चुकी हुई है आपके टैबलेट्स पे, फोन्स पे, बहुत सारी है कि आप उन पे भी कर सकते हैं। तो जहां तक एकेडमिकली इसका ताल्लुक है, तो एकेडमिकली भी आपको इसकी जरूरत पड़ जाती है। अब जिस तरह मैं फैशन डिजाइन में पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पास ऐसे सब्जेक्ट्स भी आते हैं जो डायरेक्ट डिजिटल आर्ट से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन वो फैशन डिजाइन में कैसे हेल्प करते हैं कि फैशन डिजाइन में जब बच्चा डिजाइन करा होता है कपड़े, और वो कपड़ों को एक जिस तरह एक वो फैशन इलस्ट्रेशन पे पहले बना के बताता है, तो उसे वो डिजिटलाइज लाजमी करेगा, डिजिटलाइज करेगा और डिजिटली उसमें वो इफेक्ट्स आ सकते हैं जो कि मैनुअली शायद नहीं आ सकते। तो एट एनी केस वो डिजिटल आर्ट्स में इन हो गया। अब बाद में वो उसे फैशन डिजाइनर बने ना बने, वो डिजिटल आर्टिस्ट बन चुका होता है, ठीक है। जिस तरह हम कहते हैं ना मजाक में कि यार एक जो फैशन डिजाइनर है वो दर्जी तो बन ही गया होता है, तो इसी तरह एक फैशन इलस्ट्रेटर जो है ना वो डिजिटल आर्टिस्ट बन ही चुका होता है। उसके बाद फिर आपकी प्रैक्टिस है कि आपको कोई भी टास्क दे दे। अब बात आती है इलस्ट्रेशंस की और कॉमिक आर्ट में। पाकिस्तान में ना इसके प्रोजेक्ट्स इस तरह से आते हैं कि यहाँ पे चिल्ड्रन स्टोरी बुक्स बनती हैं कई, और उन पे काम शुक्र अल्लाह का भी होना शुरू हुआ है। तो उसमें फिर आपको सारा वही आपने जो बात पहले कही थी कि आइडिया होता है यहाँ से, क्रिएटिविटी यहाँ से होती है। मेन चीज यही है कि आपको अगर कोई रिटन स्टेटमेंट मिले, आपने उसे पढ़ के कैसे परसीव करना है और कैसे उसे पेज पे लेके आना है और कैसे यानी कंप्यूटर पे लेके आना है, वही आप आर्टिस्ट हैं, वही आपका टैलेंट है, वही आपका हाथ है। आपके हाथ में पेज हो या ग्राफिक टैबलेट हो, ये आपने करना है। तो उसका नेमल बदल कंप्यूटर किसी सूरत नहीं हो सकते। आजकल जो मॉडर्न दौर है वो है, उसमें एक नई चीज आ रही है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अब वो एक आजकल बहस चली हुई कि यार एक टाइम आएगा कि आर्टिस्ट का काम खत्म। मैं भी तक मानता हूँ कि ऐसा नहीं है। मैं भी इस चीज का बिलीवर हूँ कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो आपको क्या ख्याल है क्यों नहीं हो सकता? मेरे नजदीक तो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो पीछे सोच का नाम है जी। सोच एक आर्टिस्ट ही दे। That's the point. सोच को जिन अल्फाजों में ट्रांसफॉर्म करके वहां पे आप पुट इन करेंगे, वही चीज वो आप उससे इमेजिन करेंगे कि वो आपको रिजल्ट्स दे। ऐसा ही है, ऐसा ही। अब आपकी जगह फॉर एग्जांपल एक रोबोट काम तो कर सकता है, रोबोट ड्रॉ भी कर सकेगा आपकी जगह, लेकिन रोबोट को बताएगा क्या कि क्या ड्रॉ करना है? सोच नहीं सकता। हाँ, सोच नहीं सकता। तो रोबोट को वो बताएगा कौन? वो बताएंगे तो इंसान ही ना। तो आप हाथ और टूल्स डिफरेंट कर सकते हैं, लेकिन सोच आप डिफरेंट नहीं कर सकते। तो ये एक नई बहस चल निकली। अब यहीं से बात आती है एनएफटीज की। अच्छा, एनएफटीज के बारे में जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है, आई एम सॉरी मुझे इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन जो मैं परसीव कर पाया हूँ, जो मैंने लोगों से डिस्कस करके हासिल की ये चीज, इसके बारे में स्टिल कंफ्यूजन है। वो ये है कि जिस तरह बिटकॉइन आया था नया में, तो बिटकॉइन के बारे में लोग थे कि यार ये कैसी करेंसी है, सही है कि नहीं, गलत भी है कि नहीं, कि एक चीज पैसा, रुपए जिन्हें आप हाथ नहीं लगा सकते, वो कैसे पैसा हो गया। एनएफटीज वो वाली आर्ट फॉर्म है जो कि इंटेंजिबल है और वो हजारों लाखों में बिकती है, ठीक है। और अभी तक ये इसके बारे में ना पाकिस्तान में ज्यादा काम नहीं हो पाया। जो लोग काम कर रहे हैं वो बताते हैं, और ज्यादा इसका काम बाहर है। और इसके बारे में ये शुरू में जब आया था ना, तो इसके बारे में मैंने यही सुना था कि यार ये एक ऐसी आर्ट फॉर्म है कि अगर ये क्लिक कर गई, ये नहीं ऐसा ही है जैसे
एक दफा आपने कोई शेयर खरीदे और शेयर्स का रेट एकदम ऊपर चला गया, सही। उस टाइम एंड प्लेस में अगर आपके शेयर्स हैं तो आप डर गए, सही। ठीक है ना। यही है कि हजारों एनएफटीज हैं। एनएफटीज क्या होते हैं? ग्राफिक्स की छोटी सी कोई फॉर्म होती है, कोई इमेज बना होता है, अब उसे किसने कब किस टाइम पे खरीद लिया, उसकी गुड्डी चढ़ गई। बाकी आप बनाते जाए, लगाते जाए, बनाते जाए, लगाते जाए। एनएफटीज आर जस्ट लाइक, मेरे ख्याल से कि जिस तरह एक किसी भी इंटरनेट की किसी साइट पे आपने इमेज फेंके होते हैं, अब वो कौन खरीद ले वो आपकी किस्मत है। पाकिस्तान में अभी से आते हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा। पहली बात तो यह कि डिजिटल आर्ट को तो पहले फरोग मिले, फिर एनएफटीज की बात हो। जो एनएफटीज यहाँ पे काम कर रहे हैं, कर बाहर के लिए रहे हैं, पाकिस्तान में इसका फिलहाल तो भी चीज शुरू हुई है। हम बात कर रहे थे कि जो डिफरेंट दौर हमने फेस किए उसमें, उमर ये बताएं कि इस सारे सिनेरियो में, सारे अभी स्ट्रगल टाइम में कितना अहम है आपके एनवायरनमेंट, आपकी फैमिली आपके लिए सपोर्टिव हो। जैसे भी हमने एग्जांपल दी, हम अपने माहौल की बात की कि हमारे यहाँ अभी तक चीज़ों को ग्रो नहीं उस तरह से हो पाई, हालात ऐसे हैं, लेकिन वो हालात आपकी जो नियर अबाउट फैमिली है वो भी तो फेस कर रहे हैं जी। तो कितना सपोर्ट आपको अपने घर से, अपने एनवायरनमेंट से, दोस्तों से, करीबी अहबाब से मिलती रही, उसका कितना अहम रोल है? अल्लाह का शुक्र है कि मैं तो खासा कामयाब हुआ स्पोर्ट लेने में। मुझे स्ट्रगल करनी पड़ी डेफिनेटली, और अगर वालिदैन कुछ सवाल करते थे तो वो उनका हक था, राइट था उनका, और वो भी मेरी फिक्र में ही सवाल करते थे, तो मैं उन्हें कन्विंस करने में कामयाब भी हुआ। और थैंक्स टू माय फ्रेंड्स एज वेल, जिन्होंने मेरी फैमिली को कन्विंस किया कि यार नहीं, ये मतलब 10 में से कोई एक आर्टिस्ट होता है, तो अगर ये इस तरफ चला ही गया, अल्लाह ताला ने से स्किल दे ही दिया तो आप उसकी हेल्प करें। बाकी रिस्क का ताल्लुक अल्लाह ताला से है। जो नॉन आर्टिस्ट बंदा हो के एक मजदूर भी बहुत रिस्क कमा सकता है, और एक जो पीएचडी है वो भी उसका कुछ ना करे, तो ये खैर एक अलग डिबेट है। लेकिन मेरे ख्याल से 100% सपोर्ट चाहिए होती है फैमिली की, क्योंकि आज भी आप ऐसी फैमिलीज हैं जो कि आर्ट के गन को गन समझती है जी, ठीक है, वो कहती है क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, टाइम जाया कर रहा है, ठीक है ना। तो लेकिन शुक्र अल्लाह का कि डॉक्टरी और इंजीनियरिंग का दौर थोड़ा पुराना हो गया। मैं डॉक्टरी और इंजीनियरिंग को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ उसके अलावा भी फील्ड आ गए। इवन देन स्पोर्ट 100% चाहिए ही चाहिए, और ये समझाने में ज्यादा सपोर्ट चाहिए कि यार आप कर क्या रहे हैं, और ये खाली एक शौक नहीं है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और अगर कोई मेरे आर्टिस्ट भाई और स्टूडेंट सुन रहे हैं उन्हें भी पता है कि आर्ट खाली शौक नहीं है। ठीक है, लोग कहते हैं ना यार बीबीए कर लो और पेंटिंग तो तुम सीख ही जाओगे, तो फिर वो पेंटिंग बनाएगा क्यों? अगर वो बीबीए करके जॉब ले लेगा किसी बैंक में, हाँ बैंक में कहीं भी, तो पेंटिंग क्यों बनाएगा? फिर कहेगा छोड़ो, फिर मैंने टाइम जाया करना। इस तरह वही आता है जिसे शौक हो और जो उसे एज अ प्रोफेशनल अडॉप्ट करना चाहे। तो अगर फैमिली की सपोर्ट नहीं होगी तो फिर वो आप उसे मिड वे में ही मार देंगे उसके टैलेंट को, और उसे गला घोंट देंगे। और मैंने ऐसे लोग देखे जो कि इतने इतने अच्छे आर्टिस्ट थे, लेकिन वो जस्ट बिकॉज के उन्हें फैमिली सपोर्ट नहीं मिली और वो अपना फील्ड चेंज कर गए और टोटली एक ऐसी डायरेक्शन में निकल गए कि हम कह रहे थे यार ये वाकई क्या तुम ये कर सकते हो? तो मैं तो ये कहता हूँ यार फैमिली की सपोर्ट के बगैर कुछ मुमकिन नहीं। बेशक इस चीज से तो कोई दूसरी राय नहीं रखी जा सकती कि आपकी फैमिली की सपोर्ट बहुत जरूरी है, और उसके साथ साथ क्योंकि हमारा एक ताल्लुक दोस्ती का भी है जी, और बहुत अहम किरदार आपके दोस्तों का भी होता है आपके कैरियर बिल्डिंग में, क्योंकि वो आपके साथ आपको लेके चल रहे हैं। जी। तो दोस्ती पे उमर बताएं कि क्या आजकल की जो दोस्ती है और जो सोशल मीडिया की दोस्ती है और एक रियल लाइफ दोस्त क्या है आपकी नजर में? ये आपका सवाल काफी ब्रॉड है, इसको थोड़ा सा रीफ्रेज करें। कहना ये चाह रहा हूँ कि दोस्ती का आपकी शख्सियत में कितना अहम रोल है, और आपके नजदीक दोस्ती है क्या, और जो आपके एनवायरनमेंट आपको बनाने में जैसे फैमिली का एक रोल है, किरदार अदा किया है,
उसी तरह दोस्तों का भी एक किरदार होता है। जी जी। तो आपके लिए वो कितना अहम है और क्या है क्या दोस्ती? यार चले, मुझे जैसा इसका जवाब समझ आता है मैं वो देता हूँ। मेरे लिए तो दोस्ती सब कुछ है, क्योंकि मेरा ताल्लुक इस फील्ड से है कि उस फील्ड में दोस्त कम ही आपको मिलते हैं आपके। और दूसरा ये है कि जिस तरह मैंने आपको अभी बताया कि 10 में से कोई एक आर्टिस्ट होता है, तो अगर 10 की एक लॉट में से एक मैं आर्टिस्ट हूँ, तो 10 की दूसरी लॉट में से दूसरा आर्टिस्ट है ना, वो फिर मेरा दोस्त होगा। तो रैंडम बंदा आपका दोस्त नहीं बन सकता। अच्छा, आर्ट का ना एक कर्स भी है, आई एम सॉरी टू से। आर्ट की एक नहुसत आपको बताता हूँ कि आपका हर एक दोस्त नहीं हो सकता। आपका दोस्त वही होगा। काफी कुछ आप जान जाते हो। आप जान जाते हैं, आप डिफरेंट तरह से सोचना शुरू कर देते हैं, आप डिफरेंट तरह से परसीव करना शुरू कर देते हैं, आपको हर बात पे हंसी नहीं आती और आप को हर बात अच्छी भी नहीं लगती। तो फिर उसी माइंड सेट का जो दूसरा बंदा होगा ना, वो आपका लाजमी दोस्त होगा, वो आपको समझ होगा। और मेरे केस में तो दोस्तों ने मेरी हेल्प इस तरह से की कि मैं जब स्ट्रगलिंग फेज में था, तभी मुझे वो लोग मिले जो कि खुद स्ट्रगलिंग फेज में थे, और वो शायद उन्हीं सवालों के जवाब तलाश कर रहे थे जिनका मैं तलाश कर रहा था। और हमने फिर इकट्ठे स्ट्रगल को देखा भी, हमने इकट्ठे जाना, हमने इकट्ठे समझा। आप भी उसी का पार्ट हैं और आपको पता है बहुत अच्छी तरीके से। तो आप तो बल्कि मेरे से भी 2 हाथ पीछे के हैं और आपको पता कि मैं किस दौर की बात कर रहा हूँ। तो और अभी तक अगर हम अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे को मजीद बेहतर जान के हैं, बहुत अच्छी तरह जान के हैं और हम साथ बैठे हैं, तो इसका मतलब ये है कि यार दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट होती भी है, और स्पेशली अगर आपका स्ट्रगलिंग फेज सेम होना। इस तरह से मैंने कुछ बातें की, आपने फौरन पकड़ ली, क्लिक कर ली कि यार ये मैं समझ सकता हूँ। तो मेरे केस में तो यार दोस्ती इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सेम फील्ड में सेम स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, तो इससे आपको अच्छे दोस्त मिल गए और उन्होंने कन्विंस करने में, फैमिली में कन्विंस करने में बहुत एक। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक और डायरेक्शन पकड़ूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बाकी, मेरे स्कूल के जमाने के भी दोस्त हैं जिनकी मैंने प्रैक्टिकल कॉपियां बनाई हुई हैं, ठीक है, उन्हें अभी तक मैं याद हूँ कि यार उमर एक आर्टिस्ट होता था और उमर अब चला गया इस फील्ड में बाकायदा, ठीक है। उनकी सपोर्ट भी थी। आपकी आपके अच्छे आर्ट वर्क पे जो क्लैप कर रहा है ना बंदा, वो नॉन आर्टिस्ट ना भी हो, वो आपका दोस्त है। जो आपको अप्रिशिएट कर रहा है, उसे समझ पीछे कुछ आ रही है नहीं आ रही। हमें अपने माइंड को ना इतना कंजेस्टेड नहीं करना चाहिए कि यार जो नॉन आर्टिस्ट है वो तो बंदा ही नहीं है या वो समझते नहीं है, वो आपका सबसे बड़ा कदरदान है, क्योंकि आप आर्ट कर ही उन्हीं के लिए रहे हैं। एग्जैक्टली। और हमारे यहाँ ना अनफॉर्चुनेटली एक कॉन्सेप्ट है कि आर्ट इतना डिफिकल्ट बना दो कि अगले की समझ में ना आए। नहीं, आप इस नीयत से ना करें। आप बल्कि ऐसा काम करें कि यार कोई लेमैन भी है ना, तो उसे वो देखे, उसे महसूस जरूर हो, उसे समझ आए ना आए, वो ये जरूर कहे कि यार आपने काम अच्छा किया। तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के दोस्त भी हैं जो कि नॉन आर्टिस्ट हैं, लेकिन उनके वो मेरे उस दौर के भी दोस्त हैं जब मैं कच्ची पक्की लाइनें लगाया करता था, और अभी तक मेरे साथ हैं। और ऐसे दोस्त भी हैं कि जो मेरे साथ मेरे कम्पिटिटर्स थे और अब माशाल्लाह वो अपना काम कर रहे हैं और अपनी अपनी फील्ड में अच्छे जा रहे हैं। अगर दोस्ती पे भी आपने बात की और फैमिली का रोल जो है उस पर भी आपने बात की, सारी बात आती है कम्युनिकेशन पे। एग्जैक्टली, बात करने पे। जी जी जी। मैं आपको लाना चाह रहा हूँ कि ये जो हमने एक सिलसिला जो हमारा है जिसपे आप आज जी जी आने वाले, ये कितना अहम है बात करना? मेरे नजदीक तो ये बहुत अहम है, और ये कितनी अच्छी आपकी काविश है, इस पे मैं बाद में आऊंगा। लेकिन मैं तो खुद यार कम्युनिकेशन का बंदा हूँ। मैंने अपने आप को कभी भी आर्टिस्ट नहीं कहा। मैंने कहा परहैप्स आई एम अ गुड कम्युनिकेटर, ठीक है। मैं विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन में चला गया अल्लाह ताला की तरफ से, और फिर मुझे लगा कि आई एम अ गुड कम्युनिकेटर, और इत्तेफाक से ही टीचिंग लाइन में चला गया, और अभी तक अगर मैं उसमें हूँ तो परहैप्स अल्लाह ताला का करम है कि आई एम अ गुड कम्युनिकेटर। और आजकल के दौर में जहाँ मोबाइल से, मैं मोबाइल को गाली नहीं देता, वो एक अच्छा गैजेट है, एक अच्छी चीज है, और उसे अच्छा या बुरा यूज करना इंसान के अपने इख्तियार में होता है। लेकिन मोबाइल के दौर में जहाँ कम्युनिकेशन कम हो गई है, कम्युनिकेशन का होना बहुत बड़ी बात है, और आप ये काम माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और आई एम हैप्पी। मैं एक्चुअली इनफैक्ट बहुत हैरान भी हुआ कि ये आइडिया आपको कैसे आया।
ये आपने उस दौर को रिवाइव करने की कोशिश की है जो हम बचपन में देखा करते थे कि यार ये ऐसे दो लोग बैठे हैं और वो बात कर रहे हैं। और फिर उसके बाद कोविड का दौर आया, उसमें तो सारा कुछ चेंज, और अब आपने दोबारा उस चीज को लेके चले, फेस टू फेस बात की। मेरे नजदीक इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती, इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। इनफैक्ट मैं अगर इसे उससे भी जोड़ना चाहूँ तो मेरा ख्याल है कुछ लोग में से इत्तेफाक करेंगे कि जब सबसे बेहतर कम्युनिकेशन होती है जब बीच में बॉनफायर हो और आसपास लोग बैठे हो और किससे शेयर हो रहे हो। और सबसे बेहतर कम्युनिकेशन वो थी जब हमारे बाबे बैठा करते थे शाम को हुक्के के साथ, बैठक और कम्युनिकेशन हुआ करती थी। सो मेरे तो जहन में कम्युनिकेशन की ये वो फॉर्म है, और आपने वो याद ताज़ा करा दी। खैर मैंने डायरेक्टली तो एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ, मैंने अपने दादा और परदादा वगैरह को देखा हुआ। I still remember that, and mashallah you are doing it very well and good. बहुत शुक्रिया। हमने उमर के पूरी जिंदगी के बारे में जाना। आपके पास कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। उमर, कैसा एक्सपीरियंस ओवरऑल रहा नुक्ता स्टूडियो में, और पूरी जिंदगी का निचोड़ अगर आप स्टूडेंट्स को बताना चाहें, या अभी तक जो आपने एक्सपीरियंस किया फील्ड का, जिंदगी का, वो बताएं, और उसके बाद हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। नुक्ता स्टूडियो से रिलेटेड तो बात मैंने करनी है, ओवरऑल फील्ड के हवाले से बताऊं यार, मैं कभी किसी को मना नहीं करूंगा कि इस फील्ड में ना हो, जबकि मेरे तो दोस्त हैं वो कह रहे हैं यार मैं तो मना करूंगा। हमारे मना करने ना करने से क्या होता है, अल्लाह ताला आपके रास्ते खुद निकालता है। आप अपने बच्चे को जितना मर्जी आर्टिस्ट ना बनाए ना, अगर अल्लाह ताला ने उसकी किस्मत में लिखा हुआ है ना कि वो आर्टिस्ट या विजुअल कम्युनिकेटर बनेगा या कोई भी, तो वो बन जाएगा। ठीक है, तो मैं तो कहूँगा यार कि अगर अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी है ना, तो आप इसको कभी भी प्रेस डाउन ना करें। ठीक है, आप इस पे काम करें फैमिली सपोर्ट के साथ। और मैंने तो ओवरऑल इस फील्ड को जितना जाना है, मुझे ऐसे ही लगता है कि मैं अभी तक सिर्फ ऊपर वाली सतह पर हूँ। एक समुंदर है जिसमें आपने तैरना है, अभी मजीद इतना कुछ है, इतना कुछ है, इतना कुछ है कि यार मैं क्या बताऊँ। तो वैसे भी इस फील्ड में कहा जाता है कि द मोमेंट आप समझ जाए ना कि आपको सब कुछ आ गया, तो आप बैक टू द जीरो चले जाते। जी, थोड़ा सा मैं इससे वो करूँगा कि ये लाजमी नहीं है कि इसी फील्ड में, ये हर फील्ड में इल्म एक ऐसा एक दरिया है, समंदर है कि आप उसमें बहते चले जाएं, डूबते चले जाएं, वो खत्म नहीं होने वाला। जी जी, ऐसा ही है। तो बिल्कुल आपकी बात सही है। और हमारे फील्ड में स्पेशली मैं इसकी पर्टिकुलरली बात इसलिए कर रहा हूँ कि मतलब अगर आप एक अच्छे आर्टिस्ट हैं तो इसका मतलब नहीं है कि सब कुछ आ गया, आप परहैप्स अभी शुरू आपका हुआ हो। तो आपने कहा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा गया, मैं तो हर रोज समझता हूँ मेरा एक्सपीरियंस शुरू हो रहा है। ठीक है, ये मेरे लिए एक एक्सपीरियंस है। आप जैसे प्यारे भाई ने मुझे इनवाइट किया और मुझे इसमें बात करने का मौका मिला, ये मेरे लिए एक एक्सपीरियंस है। शायद मैं ना बता पाता कभी, ठीक है, और शायद मैंने इसे जरूरी भी ना समझाओ कभी कि यार मैं बात करूं या बताऊं कि यार क्या मैंने चीजें फेस की, क्या कुछ। ये एक एक्सपीरियंस है, आपने मुझे एक एक्सपीरियंस से गुजारा और पुरानी यादें ताज़ा करवा दी। तो एक तो ये कि जहाँ तक नुक्ता स्टूडियोज का ताल्लुक है, मैं इसे ग्रो करते देखता आ रहा हूँ अपने सामने, और हर दफा जब मैं आता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नया, कुछ एडिशन हुआ होता है, कुछ नई चीज हुई होती है, पहले से बेहतर हो गया हुआ होता है। और हैट्स ऑफ टू यू कि आप हमेशा सोचते रहते हैं इस बारे में, ठीक है, और आप कुछ नेक्स्ट लेवल करने की कोशिश करते रहते हैं और कामयाब भी होते हैं। और अभी जिस फील्ड को आपने पकड़ा है, ठीक है ना, ये तो मैं कहता हूँ इसे सब छोड़ के इसे नहीं छोड़ना। ठीक है, बाकी आर्ट फॉर्म जो भी शक्ल इख्तियार कर रहे हैं, दुनिया जितनी मर्जी मॉडर्न हो जाए, आई थिंक इट्स टाइम टू गो बैक अ लिटिल। ठीक है, स्पेशली विद द मूविंग वर्ल्ड, यू हैव टू गो बैक अ लिटिल इन ऑर्डर टू कैच द पास्ट। इस बात को मैं इस तरह से समझ करूंगा कि लाइक आपको तेज भागना हो तो आपको दो कदम पीछे भागना पड़ता है, और आपको स्पीड तेज करके एकदम से दौड़ लगानी पड़ती है। ऐसा ही है। और यहाँ पे एक फनी बात है, वो इस तरह से कहते हैं कि शायद कुछ लोग इत्तेफाक करें कि हम जो है ना, हम अपनी जनरेशन के ना आखिरी बंदे मतलब डायनासोर्स की आखिरी। हमने अपने सामने नॉन डिजिटल दौर देखा, वो दौर भी देखा जब मोबाइल फोन्स होते हैं, फिर मोबाइल फोन्स आए, फिर डिजिटल दौर आया, और वो
So it's like really we are creating a bridge between new generation and the older generation. और वो भी इस फॉर्म में, तभी तो मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ हूँ कि आपने इस फॉर्म को, इस आर्ट फॉर्म को अडॉप्ट किया। इसके और भी मोड्स हो सकते थे, बहुत सारे और मोड्स हो सकते थे। व्हाई दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। और मेरा ख्याल है कि ये जारी रहना चाहिए और आप तक पहुंचना चाहिए, हम तक पहुंचना चाहिए। दैट्स इट। बहुत अहम बातें हुई उमर के साथ, और हम दुआ भी करेंगे कि उमर आप ऐसे ही कामयाब होते रहें और Thank अपना you. किरदार अदा करते रहें। और आपके स्टूडेंट्स जो भी इस प्रोग्राम को देखें तो हमें अपनी राय से आगाह करें। उमर, once again बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही हम अपने इस प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा, और कोई भी राय, कोई भी आप शख्सियत से मिलना चाहते हो तो अपने हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह अगली नशिस्त में एक अगले मेहमान के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।